ये रही आपके लिए इंटरनेट पर आज की सबसे ज्यादा फनी कॉमेडी हंसाने वाली वीडियो। जो भी आपको इसको बोलना हो बोल सकते हो। ये सीएम पंक है हमारे, और मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद सेथ रॉलिंस के जैसी ही एक जैकेट पहनी है सीएम पंक ने, और वहां पे वो बिल्कुल ऐसे जैसे सेथ रॉलिंस की वॉक होती है ना, उस तरीके का कुछ बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीएम पंक का वो वाला कैरेक्टर ना, तब वो वाला स्विच तब ऑन हो जाता है जब जैसे उनको पता चलता है कि अब कैमराज उनके सामने नहीं है और उनको एक सर्टेन वे में अपने कैरेक्टर को दिखाना नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा खुले मिजाज का जो सीएम पंक है वो हमको देखने को मिल जाता है। बंदे ने वैसे बिल्कुल काफी पास से ऑब्जर्व किया है सेथ रॉलिंस को, ये बात तो कहनी पड़ेगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले आपको एक धमाकेदार बात मैं बता देता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन का एपिसोड रेसलमेनिया से पहले जो होने वाला है, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का आखिरी वाला शो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी शो जो होगा रेसलमेनिया के लिए, वहां पे जॉन सीना को ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है। मतलब जॉन सीना वहां पर होंगे, और ऑब्वियसली जॉन सीना है तो कोडी रोड्स को तो एडवर्टाइज होना ही था। दोनों ही सुपरस्टार्स हो चुके हैं, तो शायद यहाँ पे एक भयंकर मारामारी, या मारामारी नहीं भी तो कुछ इंटेंस चीज तो हमको देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको पूरा शेड्यूल भी बता देता हूँ जॉन सीना का। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मैकडाउन 18 अप्रैल को वो होने वाले हैं, मंडे नाइट रॉ 21 अप्रैल को होने वाले हैं, जो कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया वाला एपिसोड है। फिर उसके बाद स्मैकडाउन को 25 अप्रैल को फिर से होंगे। तो अगर आप देखोगे तो महीने में 3-3 4-4 अपीयरेंसेस जो है अब जॉन सीना की लगातार ही हो रही है। यानी कि ये फुल टाइम वाला जो जॉन सीना है वो वापस, मतलब अब तक ऐसा था कि रेसलमेनिया से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बंदा रेगुलर होगा। अब शेड्यूल देख के लग रहा है कि ये बंदे का जो एक्चुअल समय है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, वो रेसलमेनिया के बाद शुरू होने वाला है। और इन सारी चीज़ों से हम किस तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई का इशारा या हिंट समझ सकते हैं, वो समझने के लिए आप लोग, मुझको लगता है कि शायद अब तक समझदार हो चुके हो। नेक्स्ट, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो पोस्ट करी है जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। यहाँ पे उन्होंने विराट कोहली की एक पिक्चर को पोस्ट कर दिया जहाँ पे वो ऐसे कर रहे हैं। अब मैं मतलब मेरे को ऐसा बहुत पुराना पता नहीं, तो मेरे को लगा कि अच्छा ये आरसीबी इस साल बढ़िया भी खेल रही है और शायद विराट कोहली की टीम जीत भी सकती है। लेकिन फिर किसी ने मुझे बता दिया कि वो बिग बॉस में असीम वाला एक जो सीजन हुआ था उसका भी कुछ उन्होंने पोस्ट किया था, बट उसके बाद वो बिग बॉस जो है वो जीते भी नहीं थे। तो इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेके जाने की तो ज़रूरत है नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि इंडियन फैंस के एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है विराट कोहली की, तो जब जॉन सीना ने पोस्ट किया तो लाइक्स वगैरह भी 1 मिलियन के ऊपर चले गए हैं जॉन सीना के, जो कि वैसे उनके इंस्टाग्राम पे होते नहीं है। तो क्या मतलब निकाल सकते हैं इस पोस्ट का, वो आप बता सकते हो। और क्रिकेट चैनल के लिए आप हमें भी फॉलो कर लीजिए ऑन पंच शॉट चैनल। यार ये जे उसो तो भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस किस्म का बंदा हो गया। इसने वो जो प्रोमो क्या कट कर दिया गुंथर के सामने, इसकी तो पूरी अंतर आत्मा ही चेंज हो चुकी है। अभी इंस्टाग्राम पे भी एक फोटो उन्होंने पोस्ट की है, और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे ऑल ब्लैक वाले गियर में जे उसो आ चुके हैं। और पता है, इस पूरे मैच से रिलेटेड, इस पूरी फ्यूड से रिलेटेड कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल बात भी बोली है गुंथर ने, जो कि इतना ओपनली कोई बंदा बोल नहीं सकता। सबसे पहले उन्होंने बोला, सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि जे ऊसो उनके अपोनेंट हो रेसलमेनिया में। वो चाहते थे रोमन रेंज जैसा बंदा, सीएम पंक जैसा बंदा, जॉन सीना जैसा बंदा, फिर सेथ रॉलिंस, ऐसे कुछ नाम उनके दिमाग में थे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। लेकिन अब गुंथर ये कहते हैं कि देखो, हमारा मैच बहुत पहले अनाउंस हो गया था और हमको इसमें बहुत मेहनत करनी थी कि इसके लिए फैंस जो है हाइप में रहे, कंसिडरिंग जो और चीज़ें अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में चल रही हैं। और गुंथर ने फिर खुद एडमिट किया कि लास्ट के 2 हफ्तों से मैं कह सकता हूं कि हमने अच्छी जो पेस है वो पकड़ी है। तो इसको ओपनली एडमिट किया गुंथर ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली सुपरस्टार्स क्या करते हैं, अरे मैं बस वो कहते हैं मैं हूं तो सब बढ़िया। लेकिन गुंथर ने यहाँ पे बोला कि लास्ट 2 हफ्ते से मामला बढ़िया है। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं, मतलब वही चीज़ की इतने टाइम से वो थोड़ी सी लैग कर रही थी। और उन्होंने ट्रिपल एच की तो वही तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने विंस मैकमैन को ऐसे मुंह पे ही, मतलब ऑब्वियसली मुंह पे नहीं, ऐसे इंटरव्यू के सामने ऐसे ही बोल दिया कि विंस मैकमैन के टाइम में मुझे बड़ा स्ट्रेंज ऐसा लगता था कि क्या चल रहा है मेरे से, विंस मैकमैन एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं एक हंटर गाय हूं, ये उन्होंने बोला, जो कि ट्रिपल एच का आपको पता है, वैसे हम तो हंटर बोलते हैं हनर, वो तो ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं ट्रिपल एच के रजीम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फिट हो पाता हूं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मैं 2005 में था ना, जब मैंने ये प्रोफेशनल रेसलिंग शुरू करी थी, तो बड़ा अजीब सा होता था मामला, बहुत अनरियलिस्टिक लगता था कि कोई बंदा सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई में जा भी सकता है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ वो एक बहुत बड़े सपने देखने के जैसा है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा एक प्रोसेस बन चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का, जैसे एनएक्सटी भी स्टैब्लिश हो चुकी है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती है। अब अगर कोई बंदा टैलेंटेड है तो ये उतना मुश्किल नहीं है जितने पुराने जमाने में होता था। तो अगर आप कह सकते हो कि विंस मैकमैन के जाने से किसी बंदे को सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो फिर वो गुंथर है। बाकी रेसलमेनिया में अब डिसीजन क्या होता है इस मैच का, ट्रिपल एच के दिमाग में क्या चल रहा है, देखते हैं उसके बाद गुंथर का क्या कहना होगा। या फिर कहीं गुंथर ने ऐसा इसीलिए तो नहीं बोला कि मेरे को यार रोमन रेंज चाहिए था, जॉन सीना चाहिए था, कि चलो अगर उनसे हारा तो ठीक है, लेकिन
लेकिन जे उसो से हारना, वैसे पता नहीं इस मैच का रिजल्ट अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब जे उसो रॉयल रंबल जीते थे तब आई थिंक लग रहा था कि बंदा जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन अब थोड़ा सा जो माहौल में बदलाव हुआ है उसकी वजह से शायद हो सकता है इस मैच के रिजल्ट में भी कुछ ऊपर नीचे उथल पुथल हमको देखने को मिल सकती है। लास वेगस में रेसलमेनिया को प्रमोट करने के लिए ही ना ट्रिपल एच और निक खान दोनों थे, और एक ऐसी बात निक खान ने बोली है उस इंटरव्यूअर के सामने, जो कि बोली तो उस इंटरव्यूअर के सामने, लेकिन वो शायद सीधा सीधा एक शॉट ही ले लिया उन्होंने ट्रिपल एच के ऊपर। अभी आपको पता है कि यही बात चलती है कि ट्रिपल एच सोशल मीडिया पर कुछ देख लेते हैं, ट्विटर पे ऐसा चल रहा है, तो फिर उस हिसाब से अपने जो बुकिंग डिसीजन है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो निक खान ने यहाँ पे साफ बोल दिया कि देखो, हमको सोशल मीडिया को रिस्पॉन्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मिस्टेक ही होगी अगर हम ऐसा करते हैं, हम लोगों को अपने आप को सुनने की ज्यादा जरूरत है। ऐसा निक खान ने उस इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल भरी सभा में ऐसे बोला है, और ट्रिपल एच वहां पे बैठे थे, सोचा अरे भाई ये क्या हिसाब किताब हो गया। और सोचो इन्होंने अपना डिसीजन कौन सा चेंज किया था, रेसलमेनिया 40 का सबसे बड़ा मैच जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोड्यूस कर सकती है वो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का है, लेकिन उस सोशल मीडिया की आग की वजह से इनको पूरा डिसीजन चेंज करना पड़ गया था। तो शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा घाव भी रहे होंगे उनके इस तरीके के, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो एक्चुअल प्लान था अगर वैसे चीज नहीं होती तो फिर उनको देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। ऐसा विंस मैकमैन कहते थे कि हम फैंस की सुनो, उन्होंने कभी घंटा सुन के नहीं दी, अब ये सुन रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा मामला ज्यादा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से निक खान का स्टैंड इसके ऊपर सही है, देखना चाहिए सुनना चाहिए फैंस को, लेकिन ये नहीं कि एग्जैक्टली वो सब चेप दो, क्योंकि जब वो होने लगता है तो ऐसा लगता है यार डब्ल्यूडब्ल्यूई तो बहुत अपने पास की चीज हो गई कि भैया हम जो चीज बोलेंगे वो हो जाएगा, वो नहीं होता तभी तो उसको देखने में मजा आता है कई बार। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, और निक खान का ट्रिपल एच के सामने बोलना थोड़ा सैवेज तो देखो मुझे लगा है। स्टेफनी मैकमैन के शो के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेफनीज प्लेसेस करके इनका जो शो आ रहा है, तो उसमें ना रिया रिप्ली भी गेस्ट आई हैं। एक तो उन्होंने बिल्कुल स्टेफनी ने ना रिया रिप्ली के स्टाइल में एंट्रेंस करी, वो एक देखने वाली चीज थी यहाँ से। एंड रिया रिप्ली ने कुछ अपनी अंदर की बहुत सेंसिटिव बातें भी बताई। वो कहती हैं कि इससे पहले जो मेरा लुक था डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो लुक था जो कि मुझे चाहिए नहीं था, मुझे एक्चुअल में अपना यही वाला लुक चाहिए था। और जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने लिए बोलूंगी, अपने लिए आवाज उठाऊंगी, या जो अपनी इनसिक्योरिटीज हैं उनसे बाहर निकलूंगी, तो उसके बाद मैं अपने इस वाले कैरेक्टर को, इस वाले वर्जन को लेके आई। और देखो सही मायनों में मैं देखता हूँ ऐसे कमेंट की, कुछ लोग बोलते हैं अरे रिया रिप्ली जब पहले ऐसी थी तो ऐसी दिखती थी, अभी ऐसी दिखती है, बट मेरे ख्याल से यार वहां पे ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम क्या स्टोरी टेलिंग बढ़िया से कर सकते हो। और रिया रिप्ली ने अपने इस वाले गिमिक के साथ जो काम किया भाई वो तो कमेंडेबल है। और साथ में ना उन्होंने एक सीक्रेट बात भी बताई जो कि कोडी रोड्स और उनके बीच की है। उन्होंने कहा कि अभी जब मर्चेंडाइज सेल होती है ना तो हम दोनों के बीच में ऐसे टेक्स्ट का आदान प्रदान होता रहता है। कोडी मुझे मैसेज करके बोलता है कि अरे इस हफ्ते तो तेरी मर्चेंडाइज मेरे से ज्यादा बिकी है। तो वो एक तरीके से इस बात को फैंस के सामने रख रही थी कि देखो भाई जो हमारे इंटरनल बातें वो भी कुछ ऐसे होती है, मतलब इनमें आपस में भी कंपटीशन है, ये बिल्कुल ट्रैक रखते हैं कि अच्छा इस हफ्ते या इस पूरे पीरियड में किसकी मर्चेंडाइज ज़्यादा बिकी है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि अरे यार मर्चेंडाइज बिकने से क्या ही फर्क पड़ता है, ये विंस मैकमैन का टाइम नहीं है कि रूसेफ डे की मर्चेंडाइज बिकते बिकते तुम्हारा कुछ ना हो। यहाँ पे ट्रिपल एच की नजरें जब ट्विटर पे हैं तो सोचो फिर अगर मर्चेंडाइज जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली तो उसको फिर कैसे ये ना और कंपाउंड करने की कोशिश करें। हम तो यार इस वाले स्पॉट को बड़े मजे में ही लेके चले गए। जो बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर को पटका गया था वो विंडशील्ड के ऊपर, ड्रू मैकिंटायर ये बता रहे हैं कि लेजिट में इस समय के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं कैसे पूरी तरीके से फिट हो जाऊं और मैं रेसलमेनिया में डेमन प्रीस्ट वाला जो अपना मैच है उसको डिलीवर कर सकूं। वो ये कहते हैं कि देखो मैंने विंडशील्ड के ऊपर कभी भी स्लैम तो खाया नहीं, ऐसे पटकी खाई नहीं, पहली बार ही मेरा ये था। वो तो मेरी जो लेदर जैकेट है उसने मुझे थोड़ा सा बचा लिया मेरी कमर को, लेकिन मेरी आंख उस चीज से नहीं बच सकी। तो अभी उस चीज से वो पूरे रिकवरी वाले फेज में ही, और वो जो पैच वगैरह भी पहन के आ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए, मतलब अपनी पूरी जान लगाई हुई है इस समय ड्रू मैकिंटायर ने कि उनका रेसलमेनिया का मैच ना मिस हो जाए। आप सोचो क्योंकि इतनी बात नहीं हो रही इसके बारे में और पता है आंख से रिलेटेड ही है तो शायद इसके बारे में लोग इतना केयर नहीं कर रहे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का संघर्ष चल रहा है इस समय। और संघर्ष तो वैसे उनका रेसलमेनिया के खुद का मैच का भी हो गया, कहाँ अरमान सजे हुए थे। इवन एक पॉइंट मुझे याद है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये मैच भी हो सकता है जिस तरीके से वो बार बार रोमन रेंस को घसीट के लेके आ रहे थे। अब वहां से फिर ये डेमन प्रीस्ट वाले मैच तक आ चुके हैं। अगेन नथिंग अगेंस्ट डेमन प्रीस्ट, लेकिन शायद ड्रू मैक वही अगेन कुछ तगड़ा और होना चाहिए था भाई। अच्छा ये मेरे को अभी भी याद आ गया, ये जो आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल है इस बार कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है इसके बारे में। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार इसको नहीं कर रही प्लान? पहले इसको रेसलमेनिया में डालते थे लेकिन फिर उसके बाद उनको लगा कि रेसलमेनिया का टाइम तो बहुत बढ़ गया है, तो उसके बाद ये इसको स्मैकडाउन में ही कर देते हैं। तो अब कुल मिला के ये बस उन्होंने जो अपनी एनुअल थिंग है उसको बचाने के लिए बस उसको स्मैकडाउन के ऊपर डाल दिया। वैसे भी इतना फर्क किसी को पड़ता भी नहीं है कौन जीतेगा क्या। मेरे ख्याल से जो लास्ट मुझे सबसे बड़ा इंपैक्ट लगा था जीतने का वो सिजारो का ही था, वो जो रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने जीता था और वो क्या बिग शो को बाहर करके किया था। तो वैसे मूवमेंट मिलते थे तो फिर भी याद में रहता था। अब तो बस ऐसा है कि चलो ठीक है यार इसको भी निपटाओ जल्दी से और फिर अपने काम पे आगे बढ़ते हैं। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक ट्रिपल थ्रेट मैच, उनका रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 का मेन इवेंट। तो इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है देखो, इसके ऊपर हर किसी बंदे का अलग अलग ओपिनियन
ओपिनियन है। कोई कह रहा है भाई मेरी प्रेडिक्शन रोमन रेंस के लिए है, कोई कह रहा है सेथ रॉलिंस के लिए, कोई कह रहा है सीएम पंक के लिए। लेकिन शायद इस मैच का जो रिजल्ट है एक अंडरडॉग या फिर डार्क हॉर्स की तरह आप इसे कह सकते हो मैच के अंदर, वो सेथ रॉलिंस होने वाले हैं। देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को रोमन रेंस और सीएम पंक की एक बहुत तगड़ी वाली एकदम जहर वाली इंडिविजुअल सिंगल्स फ्यूड करनी है, जो कि आप मान सकते हो 2025 साल को पूरा कैरी करने वाली है। तो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को इनके बीच में बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें दिखानी है, तो शायद उसका एडवांटेज इस मैच में सेथ रॉलिंस को मिल सकता है। और अगर आप सेथ रॉलिंस का रिकॉर्ड भी देखोगे ना रेसलमेनिया का, तो एक वो बीच में लोगन पॉल से जीत गए, वरना अगर आप पूरी रेसलमेनिया के मैचेस उठा के देखोगे तो सेथ रॉलिंस को भाई जमाने हो गए कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए रेसलमेनिया में। तो शायद ये कुछ ऐसे रीजंस बन सकते हैं जो कि इस बार की रेसलमेनिया के इस ट्रिपल थ्रेट मैच में सेथ रॉलिंस को विनर बना दे। और अगर आप ये भी देखोगे तो बंदा सीएम पंक से भी मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स वाला जो डेब्यू एपिसोड हुआ था वहां पे हारा था। रोमन रेंस के सामने जब इस बंदे का पंगा हुआ तो एक अकेला बंदा जो कि हारा नहीं था रोमन रेंस से उनके पूरे इस रेन में, क्योंकि वो तो डिस्क्वालिफिकेशन वाली चुल हुई थी उस मैच के अंदर, वो सेथ रॉलिंस ही था। तो बहुत सारे लोग मान नहीं रहे कि यार सेथ रॉलिंस का तो सबसे कम चांस है, लेकिन यही बंदा अपने दोनों हाथों में लड्डू लेके जा सकता है। शायद इसको रेसलमेनिया की विक्ट्री भी मिल जाए, और वो जो पॉल हेमन वाला एंगल इन्होंने डाल दिया है। तो देखो अब यहाँ इस मैच के ऊपर कह पाना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक इस मैच के आउटकम से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि इस मैच के होने से आगे स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है। क्या पॉल हेमन का सिनेरियो होता है, अब सीएम पंक और पॉल हेमन के बीच क्या मामला रहेगा, इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड सेम गोस फॉर रोमन रेंस। तो वो होते हैं ना कुछ मैचेस की मैच के रिजल्ट से ज्यादा उस मैच के रिजल्ट के बाद या फिर उसको करने के तरीके क्या होंगे उसमें फैंस का ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा हो गया वैसे तो भाई रोमन रेंस की लगातार 2 रेसलमेनिया के अंदर हार हो जाएगी, और ये देखना बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि रोमन रेंस वो बंदा है जिसका रेसलमेनिया में पिछले कुछ सालों से क्या ही रिकॉर्ड रहा है, जब से उसके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आई थी। तो हो सकता है एक और हार्ट ब्रेक इस रेसलमेनिया में रोमन रेंस को मिल जाए सेथ रॉलिंस की वजह से। काफी टाइम पहले जब ब्लड लाइन रोजगार योजना के बारे में हम लोग बात करते थे तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि हिकू लियो ने भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर लिया है, और बिल्कुल इनिशियली ये रूमर आया था कि उनको ब्लड लाइन में एकदम से लाने का प्लान है नहीं, और अभी तो ब्लड लाइन के बारे में कुछ बातें ही नहीं चल रही हैं। तो भाई अभी उनका प्लान है उनको एनएक्सटी में लेके आने का, और डर्ट शीट्स ये कहती है कि मई या फिर जून के महीने में डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लेके आएगी। लेकिन ये चीज क्लियर है कि उनका इंपैक्ट आते ही बहुत तगड़ा होने वाला है, उनको बहुत तगड़ा वाला पुश डब्ल्यूडब्ल्यू देने वाली है। जैसे होता नहीं आते कोई सुपरस्टार को दिखाते ही वैसे हैं, जैसे अगर आप अभी एनएक्सटी में देखोगे तो जूलिया या स्टेफनी अभी जो आई थी उनको किस तरीके से दिखाया था, तो ऐसे उनका इंपैक्ट वो काफी हाई दिखाने वाले हैं। और वैसे भी अब ब्लड लाइन यार कैसा हो गया है, 3-4 महीने के अंदर ही ब्लड लाइन पूरी ही रिलेवेंट हो गई, कोई उसके बारे में केयर ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। कहाँ लग रहा था कि ये तो सालों साल चलने वाली चीज है जो कि हमेशा फैंस को एक्साइट करेगी, मतलब डिप होगा, लेकिन इस लेवल का ये तो नहीं सोचा था यार। रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 दोनों रेसलमेनिया को मिला के टोटल कितने मैचेस होने वाले हैं इस साल, तो इसके बारे में रेसल वोर्ड्स का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय प्लान कर रही है 14 से 15 मैचेस। तो अगर इसको इक्वली डिवाइड किया जाए तो 7-8 मैचेस आपको दोनों ही नाइट्स पर देखने को मिलेंगे, और दोनों ही नाइट्स के सबसे बड़े मैचेस की कुछ मर्चेंडाइज, कुछ टी शर्ट भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दी है। यहाँ पे आप सबसे पहले ये ट्रिपल थ्रेट वाला जो मैच है उसमें देख सकते हो रोमन रेंस, सीएम पंक एंड साथ में सेथ रॉलिंस भी हैं। पता नहीं इस मर्चेंडाइज को कोई खरीद के पहनेगा क्यों, आई थिंक बस इसको एक ऐसे करके कि अच्छा जैसे मैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल में गया था तो बस वो ले ली थी कि चलो ठीक है गए थे वहां पे तो ले ली, आई थिंक उस तरीके से इसको बस लिया जा सकता है। वो भी अगर इसके ऊपर साइन मिले तब मुझे लगता है कि ऐसी मर्चेंडाइज की कोई वैल्यू है। एंड सेम ये जॉन सीना और कोडी रोड्स की भी जो मर्चेंडाइज है वो निकाली है, यहाँ पे थोड़ा सा काम किया गया, इसमें बैक पे भी काफी अच्छा खासा जो प्रिंट है वो लगा है, और ये मोस्टली डब्ल्यूडब्ल्यू ना स्टेडियम या फिर अरीना में बाहर बेचने के लिए ऐसी मर्चेंडाइज लगाती है। तो बस इसको ऑनलाइन लेके आया था कि चलो बनाई है तो लिस्ट कर देते हैं, बाकी इससे बढ़िया काम करती है डब्ल्यूडब्ल्यू, ये तो कुछ खास लगा नहीं मुझे। हाँ जी भैया, तो बड़ा सवाल यह है कि एलिमिनेशन चेंबर में आने के बाद से रॉक कहाँ गायब हो गए हैं। मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ कि इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ये कर सकती है, वो कर सकती है, ऐसे वैसे, लेकिन शायद एक पर्पस के ही हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन में अब तक रॉक को फीचर नहीं किया है। एरिक बिशॉफ ने इसके बारे में कुछ कमेंट किया, वो ये कहते हैं कि उनको ये पार्ट ऑफ द प्लान ही लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ रॉक के बारे में दिखाया ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे, शायद इसलिए कि वो किसी एक मूवमेंट के लिए उनको बचा के रख रहे हैं कि वो फैंस की मेमोरी से रॉक को भुला दें, और उसके बाद फिर जब रॉक आए तो वो एक सरप्राइज की तरह ही वर्क करेगा। जैसे अभी कितने सारे शोज में हम एक्सपेक्ट, जैसे लंदन वाले शो के लिए भी हुआ था कि हो सकता है अब जैसे स्मैकडाउन में आ रहे हैं जॉन सीना, तो वहां पे भी लोग अगेन स्पेकुलेट करेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उसको किसी और एक बड़ी स्टेज के लिए बचा के रख रही है, और अगेन यहाँ पे उनके सीधा रेसलमेनिया में रिटर्न करने की बात हो रही है। मेरे को पता नहीं, और अब तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि क्या रॉक की जरूरत है भी, वो बंदा आता है ना तब पता चलता है कि यार इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बंदे ने हमारी होप्स ही इतनी मार के रखी हुई है कि यार मैं ना आऊंगा इतनी आसानी से, तो फिर वो जो एक्सपेक्टेशन है फैंस की तरफ से वही रखना छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार क्या ही इस बंदे के ऊपर भरोसा करे, वैसे भी
भी आना तो इसको है नहीं, लेकिन मैं इस चैनल पर रोज आपके लिए आता हूं ऑन यूट्यूब, तो आप उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।